प्रेस वार्ता है वो दिल्ली में भारत मंडपम में 13 और 14 दिसंबर को जो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव हो रहा है उसके संदर्भ में आप सभी को जानकारी अवगत कराना यह उद्देश्य है। जैसे हम सब जानते हैं कि आज ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद भारत की सामरिक स्थिति एक प्रगति पथ पर है। भारत एक आर्थिक महासत्ता के रूप में भी आज उभर रहा है, चौथी आर्थिक महासत्ता जिसे कहा गया है। और परसों माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि दिस इज द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। तो एक प्रकार से हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, परंतु ऐसे समय पे हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ सांस्कृतिक विलोप भी हो रहा है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हाल ही में एक सर्वे आया है कि जिसमें 80% जो रेप होते हैं वो कहीं ना कहीं कंटेंट देखने के बाद होते हैं, और ये एक गंभीर स्थिति है। और 16 से 18 के आयु के बच्चों के द्वारा होते हैं, ये और दूसरी गंभीर स्थिति है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हम विकास और प्रगति पर है, परंतु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ह्रास है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात करते हैं तो आप सबने दिल्ली में हुआ कार विस्फोट सबने हाल ही में अनुभव किया है। व्हाइट कॉलर्स में डॉक्टर्स है कि जो इस आतंकी घटनाओं को पूरे देश में आतंकवाद फैलाने के दृष्टिकोण से उनका षड्यंत्र चल रहा था। केवल यही लोग नहीं हैं, पूरे भारतवर्ष में एक एंटी हिंदू एंटी नेशनल एजेंडा या प्रोपोगंडा अर्बन नक्सलाइट गैंग कर रही है। फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो सकती है। डीप स्टेट भारत में काम कर रहा है, उसके अपने पहलू है। तो ये सारे संकटों के दृष्टिकोण से जब हम चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत को कमजोर करने की एक कोशिश की जा रही है। और ऐसी स्थिति में केवल सेक्युलरिज्म का जाप जपने से नहीं होगा, हमें कहीं ना कहीं शास्त्र तेज की भावना से कार्य करना पड़ेगा। और ये कार्य छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या भगवान श्री कृष्ण, भगवान प्रभु श्री राम, इन जैसे आदर्शों को साथ में लेके ही करना पड़ेगा। यह कार्यक्रम उसी उद्देश्य से दिल्ली में आयोजित किया गया है। भारत की सुरक्षा, संस्कृति और शौर्य, इनका पुनर्जागरण करने के लिए इस कार्य को हमने इस महोत्सव के माध्यम से रखा है। और इस कार्यक्रम के दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम का आयोजन करने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि सनातन संस्था को 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस संस्था के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये संस्था पिछले 25 वर्षों से सनातन धर्म की, भारतवर्ष की समर्पित सेवा कर रही है। तो दिल्ली में एक कार्यक्रम हो कि जिसके माध्यम से हम लोगों में एक बड़ा आयोजन कर पाए। और दिल्ली में इस कार्यक्रम की जो प्रस्तुति है वो सेव कल्चर सेव भारत इस संस्था के द्वारा हो रही है, जो सांस्कृतिक भारत के निर्माण में एक अग्रणी संस्था है। इसके पहले 17, 18, 19 मई को यानी इसी वर्ष गोवा में हमने सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन किया था और लगभग 30,000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने सनातन राष्ट्र अर्थात सनातन संस्कृति और भारत की सुरक्षा का शंखनाद किया था। और इस कार्यक्रम को देखने के बाद ऐसा कार्यक्रम दिल्ली में भी होना चाहिए और वैश्विक स्तर पर जो संदेश देने का एक बड़ा केंद्र है भारत मंडपम, वहां से ये कार्यक्रम होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से यहाँ के दिल्ली के स्थानीय लोगों ने पहल की, सेव कल्चर सेव भारत ने इसमें पहल की, और जिसके कारण आज 13-14 दिसंबर को भारत मंडपम में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की जो थीम है वो 2 दिनों में अलग अलग है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्वराज्य, ये एक इसकी मूल थीम इसकी छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्वराज्य है। 13 दिसंबर को हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य और संस्कृति रक्षा यह विषय रखे हैं, जिसमें एक पैरेलल सेशन भी होगा। दूसरे दिन 14 तारीख को हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्वराज्य और
भारत की सुरक्षा, यह हमने थीम रखी है। तो पहले दिन स्वराज्य संवाद, संस्कृति संवाद और मंदिर संवाद, ऐसे 3 पैनल डिस्कशन होंगे। उद्घाटन सत्र होगा, सवेरे 10 से 7 के बीच में ये कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन हमने भारत की रक्षा, रण संवाद, ये पैनल डिस्कशन, और अंत में संत सभा का हमने आयोजन किया है, जिसमें स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज और ऐसे 6 प्रमुख संत, जिसमें सनातन धर्म के और राष्ट्र के विषय में दिग्दर्शन करेंगे। तो इसी दृष्टिकोण से इन दोनों दिनों में सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न विषयों को चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय सुरक्षा में अर्बन नक्सलवाद से लेकर नक्सलवाद, आतंकवाद, डीप स्टेट, ऐसे भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो कुल मात्रा में यह विषय जो है भारत की संस्कृति और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये महोत्सव महत्वपूर्ण है। और मेरा आप सभी से आह्वान है कि इस कार्यक्रम की दृष्टिकोण से, क्योंकि सारे बड़े वक्ता लोग इसमें सहभागी होंगे, सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि, लगभग 800 से अधिक संस्थाएं इसमें सहभागी हो रही है। उसके बाद रक्षा तज्ञ इसमें सहभागी होंगे, इतिहास तज्ञ इसमें सहभागी होंगे। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जो है गजेंद्र शेखावत जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। संजय सेठ जी आएंगे जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं। नितिन गडकरी जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो आएंगे। उसके साथ साथ जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्वराज्य इस थीम होने के कारण श्रीमंत छत्रपति उदयनराजे भोसले जी जो सांसद भी है वो भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा होंगे। उसी के साथ साथ मैसूर के महाराजा और सांसद वाडियार जी ये भी सहभागी होंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो जी सहभागी होंगे। भूतपूर्व सूचना आयुक्त उदय माहुरकर जी, इनका सहभाग रहेगा। तो ऐसे कुल मिला के रक्षा तज्ञ, इतिहास तज्ञ, भारत के रिटायर्ड IAS अधिकारी जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में बड़ा काम कर रहे हैं, ये एक अच्छा दिग्दर्शन है। कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में हम संस्कृति और भारत की सुरक्षा कैसे करें इस विषय में विमर्श करेंगे। सवेरे 10 से लेकर रात्रि 7 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। तो आपके जो लोकप्रिय माध्यम है उसके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप ये जो इस महोत्सव की प्रसिद्धि है वो आप जन जन तक पहुंचाएं और इस सनातन धर्म के कार्य में आपका भी सहभाग दर्ज करें। इस कार्यक्रम की एक विशेषता है कि यहाँ एक बड़ी एग्जीबिशन लगने वाली है, जिसके विषय में रमेश शिंदे जी आपको जानकारी देंगे। सभी को नमस्कार। हमारे यहाँ पर जो कहा जाता है कि शस्त्रेण जयति राष्ट्रम शास्त्र चिंता प्रवर्तते, अर्थात शस्त्र के बिना विजय नहीं होती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी शस्त्रों का उपयोग करना पड़ा और तभी शास्त्रों की चिंता या चर्चा उस पर हो सकती है। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो स्वराज्य का निर्माण किया, तो उस समय पे उनके साथ जो सरदार थे, उनके जो परिवार थे, उनके वंशजों ने जो शस्त्र उनके पास सुरक्षित रखे हुए हैं, वो सारे ओरिजिनल शस्त्र इस प्रदर्शनी में रहेंगे। उनके राज्याभिषेक में जो शस्त्र स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अन्य सरदारों को दिए हैं वो भी रहेंगे। और इसमें एक विशेष मैं बताना चाहूँगा, हमें ऐसे लगता है कि उस समय पे योद्धा केवल युद्ध के लिए जाते थे, ऐसा नहीं है। उस समय पे हमारी जो घर में रहने वाली जो स्त्रियां होती थी, महिलाएं होती थी, मातृशक्ति होती थी, उनके पास भी शस्त्र होते थे, वो भी शस्त्र रखेंगे। और जो छोटे बालक तथा युवा जो होते थे उनके भी शस्त्र हम रखेंगे। तो ये पता चले कि भारत में ये जो शस्त्र की बंदी जो लाई है, ये ब्रिटिशों ने आर्म्स एक्ट ला करके लाई है। तो ये जो एक आज महत्व है, इसका एक प्रदर्शनी का जो महत्व है कि इससे एक ऊर्जा जो सब में निर्माण करने का प्रयास है कि ये जो प्रदर्शनी है ये बहुत महत्व की प्रदर्शनी है। और इसमें केवल इतना ही नहीं है, तो इसमें संस्कृति के दृष्टिकोण से विभिन्न प्रकार के शंख जो होते हैं, तो हमें 1-2 प्रकार ही पता होते हैं, लेकिन शंखों के विभिन्न प्रकार है। शालिग्राम होते हैं,
तो हमें एक दो प्रकार पता है, शालिग्राम विभिन्न प्रकार के होते हैं। हम केवल सुनते हैं कि राम सेतु के पत्थर है वो डूबते नहीं है, मतलब जल पर वो तैरते हैं, तो वो पत्थर भी उसके अंदर रहेंगे। तो इस प्रकार से, और कल जो संसद भवन में जो चर्चा हुई वंदे मातरम पर, तो वंदे मातरम का भी वहां पर एक्सक्लूसिव प्रदर्शनी होगी कि वंदे मातरम का जो प्रवास है 150 वर्षों का, तो ये प्रवास कैसे हुआ, कहाँ पर वो वंदे मातरम लिखा गया, उसका कारण क्या बना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम सभी के दृष्टिकोण से महत्व की है, क्योंकि बंकिम चंद्र जो है वो उस समय पे डिप्टी कलेक्टर थे, और वहाँ पर ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनसे उनका विवाद हुआ, और जब विवाद हुआ तो फिर उस पर मारपीट हुई और उनको अरेस्ट करने का वहाँ पर जो है ये निकला, नोटिस निकला। और फिर वो जिस जमींदार के घर पर वो छुपे थे, उनकी घर में जो मूर्ति थी देवी की, तो वो टिल्ट हो रही थी, उसके लिए उसे चैन से बांध दिया गया था। तो वो मूर्ति को देख करके उन्हें लगा कि केवल ये देवी नहीं, तो मेरी भारत माता भी जो है वो इसी अवस्था में है, और उससे उन्होंने वंदे मातरम की रचना उसके द्वारा की। तो ये जो है कि एक वंदे मातरम का भी एक महत्व का उसके अंदर अंग होगा। तो ऐसे विभिन्न विषय हैं, और केवल ये विषय वहां पर बताए जाएंगे ऐसे नहीं है, क्योंकि आज बहुत बड़ी एक जिज्ञासा होती है कि ये शस्त्र आज हम देख रहे हैं, लेकिन उपयोग कैसे करते थे। तो इसका उपयोग करने का डेमोन्स्ट्रेशन भी वहां पर हमने रखा है कि कैसे विभिन्न प्रकार के शस्त्र थे और कैसे उनका उपयोग भी किया जाता था। तो ये भी एक विशेष होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए एक अच्छा प्रयास होगा। तो इसलिए हम दिल्ली एनसीआर के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ के स्कूल कॉलेज में जाकर के हम विशेष करके विद्यार्थियों से आग्रह करें कि एग्जीबिशन जो है, कार्यक्रम जो है 13-14 को है, लेकिन एग्जीबिशन 13-14-15 को है, 3 दिन है। तो सोमवार को 15 का दिन है, तो निश्चित रूप से वो आएंगे, वहाँ पर देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा इस प्रदर्शनी को देख करके। तो कुल मिलाकर के अपनी भारतीय संस्कृति क्या है, यानी केवल हम गुलाम रहे ऐसे नहीं है। तो एक छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सेना जो थी 64,000 की सेना थी, और दक्षिण भारत में 5 पातशाहियां थी उस समय पे, इमाद शाही, बरीद शाही, निजाम शाही, इन सब के विरोध में। और फिर मुगल औरंगजेब यहां से महाराष्ट्र में 28 वर्ष रहा, लेकिन 28 वर्षों में महाराष्ट्र जीत नहीं पाया, वहीं पर उसकी कब्र बन गई। तो कैसे ऐसे योद्धा वहां पर बने कि जिन्होंने एक प्रांत में 28 वर्ष उनको लड़ने के लिए मजबूर किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण भारत जो है वो हमारा मुक्त रहा। आज भी हम देखते हैं कि हमारे प्राचीन सारे जितने मंदिर है, सारे विशाल जो सारी हमारी संस्कृति है, वो दक्षिण में क्यों जीवित है? वो इसलिए जीवित है क्योंकि महाराष्ट्र से आगे औरंगजेब बढ़ ही नहीं पाया, 28 वर्ष उसके वहीं पर चले गए। तो ये जो इतिहास है कि औरंगजेब यहां से जो सेना लेकर के चला था वो 6.5 लाख की सेना थी। 6.5 लाख की सेना उसके विरुद्ध है 64,000 की सेना, लेकिन 64,000 की सेना ने उसे महाराष्ट्र जीतने नहीं दिया। तो इसलिए ये जो पराक्रम है, ये जो सारी चीजें हैं, दुर्भाग्य हम देखते हैं कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में ये सारा इतिहास नहीं आता है। इसलिए ये इतिहास कम से कम हम तो बता सकते हैं, और इसी का एक क्रम है कि जो हमारी सनातन परंपरा है उसको हम इसके माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप सभी के द्वारा यही आग्रह करना चाहूँगा सभी से कि निश्चित रूप से आए और इस प्रदर्शनी को देखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार सभी बंधुओं को। सनातन हिंदू शंखनाद का कार्यक्रम जो 13 तारीख से दिल्ली भारत मंडपम में हो रहा है, ये एक चेतना है। अगर हम, जैसे शिंदे जी ने कहा, कार्तिक जी ने कहा
कि सांस्कृतिक चेतना, जो हमारी संस्कृति हमारे देश में जीवित है और हमारे साथ जो पूर्व में सनातन पे हमले हुए हैं उसको कैसे बचाया गया, उसका एक पूर्ण रूप से वहाँ पर दिशा निर्देश दिया जाएगा। अगर इसके साथ साथ में पूर्व की बात को छोड़ के अभी प्रेजेंट में भी सनातन पर हमला होता रहा है और हो रहा है, उसकी बात अगर हम करें तो हम कश्मीर से सनातन को कैसे खदेड़ा गया। पूरा देश एक परिभाषा सेक्युलरिज्म, किसका नाम है? अल्तक्या का दूसरा नाम। हमारा देश एक नींद में है। अगर हम बाकी चीजों को देखते हैं कि उस चीज को देखते हैं हमारे साथ पीछे हुआ, अब हम डेवलप्ड है, बाकी चीजें हैं, लेकिन इसी देश में 36 वर्षों से सनातन विस्थापित है। पिछले 36 वर्षों से कश्मीर घाटी से पूरा सनातन साफ कर दिया गया और हम ये सोचें कि कश्मीर से किया गया और देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो हम अल्तक्या के शिकार हैं। अल्तक्या, जब आपका दुश्मन आपके साथ भाई बहन का खून का रिश्ता है, हम हिंदू थे, हम वो हैं, उसके शिकार हो जाते हैं, तो समय आने पर जो कश्मीर कभी सनातन का उग्र था, जहाँ से सनातन निकला, जहाँ पर आज भी आप अमरनाथ चले जाते हैं, तो वो चीज़ें जब आप देखते हैं तो वो आज पूर्ण रूप से इस्लामीकरण हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट में सनातन के ऊपर वार नहीं हो रहा है, सनातन के ऊपर प्रहार नहीं हो रहा है, आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस चेतना को जगाना जरूरी है देश में। और हिंदू राष्ट्र की तरफ जब हम बात करते हैं, सनातन हिंदू राष्ट्र बहुत प्रखर रूप से इसकी बात करता है, तो कश्मीर घाटी से, और कश्मीर भी एक संगठन ऐसा ही है जो पिछले 36 वर्षों से देश में हम अपने ही देश में विस्थापित हैं, लेकिन पूरे देश में जाके कि जो हमारे साथ हुआ वो पूरे देश के हिंदुओं के साथ ना हो, हमारी आगे वाली पीढ़ी के साथ ना हो, हिंदू को जागना जरूरी है। तो उसी चीज़ों का प्रयास, उन्हीं चीज़ों का एक लाइन अप करने के लिए हिंदू महाउत्सव हो गया, आपका राष्ट्रीय शंखनाद उत्सव हो गया। इसके बाद हमारा लगभग 16 जनवरी से जम्मू कश्मीर में जम्मू में जहाँ पर ये विस्थापित समाज रहता है, जगती कैंप है, वहाँ पर एक महाअभियान, हिंदू महाअभियान करके हमारा एक कार्यक्रम चालू होना है, जिसमें जो प्रेजेंट पोजिशन में सनातन के ऊपर वार होता है, सनातन के ऊपर प्रहार होता है, उसको कैसे रोका जाए, कैसे देश खड़ा हो जाए। ये सिर्फ कश्मीर के हिंदू के या जम्मू के हिंदू नहीं, आज अगर आप देखते हैं तो जम्मू में एक माता वैष्णो देवी, आप सब जाते हैं, सारे श्राइन बोर्ड जाते हैं, कि कैसे आपका सिस्टम, आतंकवाद एक पहलू है, कैसे आपका सिस्टम आपके चीजों का, आपके संस्थानों का इस्लामीकरण करा। माता वैष्णो देवी में पूरे देश से हिंदू जाता है, अपना चढ़ावा चढ़ाता है, वहां का एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया, 50 सीटें इस साल दी गई, फर्स्ट टाइम 50 सीटों में 42 सीटें आपका इस्लामीकरण में चली गई, कश्मीर के स्टूडेंट्स को दी गई, और 7 सीटें हिंदुओं को दी गई, 1 सीट सरदार को दी गई। अगर ये प्रहार कहां से है? हम देखते हैं अरे हमारे ऊपर प्रहार होगा, क्यों आतंकवाद हो गया। दिल्ली में कश्मीर से एक डॉक्टर निकल के, कहीं डॉक्टर निकल के आते हैं, कश्मीर में प्रहार, जो दिल्ली में प्रहार करते हैं। आपका प्रहार आपके सिस्टम के थ्रू हो रहा है। इसको देखना, इसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम समझ नहीं रहे हैं और हम एक स्लीपिंग मोड में हैं। हम अल्तक्या को सेक्युलरिज्म की नजर से देखते हैं। हम सेक्युलर और अल्तक्या दोनों एक ही पहलू है, क्योंकि अब अल्तक्या हम उसको नहीं कह सकते कि इस्लामिक राज्य नहीं है, तो हम इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। तो सनातन को उठना पड़ेगा, देश के हिंदू को जागना पड़ेगा, और हमारी तो प्रार्थना है कि देश में 36 सालों से हिंदू विस्थापित हैं, चाहे कश्मीर का विस्थापित हो, चाहे कहीं का भी हो, और देश में 500 कश्मीर बन रहे हैं। हम ये जब कहते हैं कि देश में 500 कश्मीर बन रहे हैं, लेकिन जो उसका मूल रूप है कश्मीर में, जब हम बात करते हैं तो कश्मीर में हम कोई हल नहीं निकाल रहे हैं, निकालना जरूरी है। कश्मीर के हिंदू को कश्मीर में वापस भेजना, सनातन को वापस वहां पर दोबारा उग्र करना
बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आप सबका भी स्वागत है और आपने शंखनाद कार्यक्रम में आने के लिए भी, और हम कोशिश करेंगे आपसे भी कि आप जो जम्मू में विस्थापितों का कार्यक्रम है उसमें भी आप आ जाएं। धन्यवाद। सर, हिंदू को कैसे जगाएंगे? लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रही है पूरे देश की, उसके बारे में थोड़ा गौर कीजिए। सभी को नमस्कार। 1947 से आज 2025 तक सर, अपना परिचय देके। मैं डॉक्टर जगदीश चौधरी हूँ, भारतीय जल शिक्षण एवं शोध संस्थान पूरे भारतवर्ष का अध्यक्ष हूँ। साथ के साथ फरीदाबाद में आपके बालाजी शिक्षण संस्थान जो है, बालाजी कॉलेज है, स्कूल्स हैं, उन सब का चेयरमैन भी हूँ। क्योंकि पर्यावरण के विषय को लेकर और भारतीयता के विषय को लेकर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 1947 से अभी तक इतने वर्षों में हम लोगों ने कितने ही प्रोग्राम्स देखे, एग्जीबिशंस देखी। इवन दिल्ली के पास हम लोग रहते हैं फरीदाबाद में, तो हमारे दिल्ली या फरीदाबाद या गुरुग्राम में हमारी भारतीयता की प्रदर्शनी कितनी है, ये सोचने जैसा है। हम लोग 26 जनवरी को देखते हैं कि एक परेड निकलती है कर्तव्य पथ पर, और उस कर्तव्य पथ पर भी हम देखते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। उस दिन एक गरिमामय दिन रहता है हमारे लिए, लेकिन बहुत सारा सामान उसमें भी विदेशी रहता है। लेकिन अब एक समय ऐसा आ रहा है कि शायद हम लोग जिसको कि दिखाया गया कि हम बहुत पिछड़े हैं, हमारे पास अपना कहने जैसा कुछ भी नहीं है, और यदि कुछ है तो उससे शायद शर्मिंदगी होती होगी, ऐसा हम लोगों को पढ़ाया गया, ऐसा माहौल बनाया गया। तो अब खुद को जानने जैसा, क्योंकि भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय जो संस्कृति है, वो अपने से शुरू होती है, और अपने को जिस दिन हम लोग जान लेते हैं, अपनी क्षमताओं को जान लेते हैं, उस दिन अपने ऊपर गौरव करना हम लोगों के लिए स्वाभाविक रूप से स्वभाव में आ जाता है। इसको भारतीय का, सभी भारतीय का स्वभाव बनाना, इसके लिए एक वातावरण बनना होता है। उस वातावरण में अपने अतीत को यदि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यदि देखेंगे, उनके साथ जोड़ कर देखेंगे, तो चीजें सहज हो जाती हैं। और इसी विषय को लेकर ही जो सनातन हिंदू संस्था है, जिसके 25 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, उसको लेकर हमारे नज़दीक, हमारे दिल्ली के प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम है, यदि उसमें ये 3 दिन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 2 दिन एग्जीबिशन और बड़े संगोष्ठियां जैसे होने जैसा है, और उसमें संगोष्ठियां किसी दूसरी भाषा में या दूसरे दर्शन के अनुरूप होंगी, ऐसा नहीं है। हमारा खुद के जो भी, हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, हमारी अपनी भाषा है, हिंदी है, हमारे अपने वातावरण में है, और अपने आप को जानने जैसा है। भारत में कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर हम लोग गौरव कर सकते हैं, कई सारे हर सेंचुरी में होते हैं, क्योंकि इतनी विशालता हमारी है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको हमसे दूर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास शायद एक ऐसा चश्मा है जिसको हम पश्चिमीकरण कहते हैं, व्यापारीकरण कहते हैं, या कहीं एक वैश्विक कहीं ना कहीं एक दबाव होता है। और इसको कहने में कोई शक नहीं है कि 1947 से लेकर अभी कुछ समय पहले तक भी भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कम्युनिस्टों के हाथ में थी, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने को नीचा दिखाना और किसी बाहरी शक्ति को ऊपर दिखाने में उनको कोई संकोच नहीं होता। और उस तथ्य को हम लोग थोड़ा ज्यादा गहरा ना जाके सिर्फ इतना हमें सोचना होगा कि भारत की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इसको कहीं ना कहीं हमें सोचना और समझने की बात है। तो इसके लिए भी वहां पर एक सत्र विशेष रूप से रखा गया, क्योंकि भारत में जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, अब सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को देखेंगे तो इसको कहाँ ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा कि क्या हमारे जो त्योहार होते हैं उसी को सांस्कृतिक कहते हैं, या हम लोगों के घर के जो उत्सव होते हैं, विवाह शादियां होती हैं, उन्हीं में सांस्कृतिक व्यवस्था है? ऐसा नहीं है। संस्कृति वास्तव में जिस तरह से हमारे जो जीने की पद्धति की चर्चा हमेशा सनातन और हिंदुत्व करता रहा है, वही लगातार सनातन का सीधा सा अर्थ होता है नित्य नूतन, जो लगातार जो आज तक प्राप्त हुआ उसको भविष्य में प्रयोग करने लग जाता है, जिसमें हमेशा नवीनता रहती है, स्वीकार्यता रहती है, हमेशा नयापन रहता है, तो उसमें एक जीवंतता है। इसलिए हिंदू तो हमेशा बढ़ता रहता है। वो जितने भी वैज्ञानिक खोजें हों, जितना भी समाज में कुछ और संवाद हो, कुछ बेहतर निकल कर आता है तो उसको स्वीकार करता है, और उसको अंगीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, इससे संस्कृति का निर्माण होता है। तो इसलिए भारत में जो चाहे शिक्षा का परिवेश हो, चाहे पर्यावरण का परिवेश हो,
इसलिए आप लोग जैसे पर्यावरण के परिवेश को देखना चाहते हैं तो हमारे पास हम वृक्षों को पूजते हैं। हमारे यहाँ जितनी नदियों को माँ कहा जाता है, गंगा माँ होंगी, यमुना माँ होंगी, ये सब संस्कृति ही तो विकसित हुई। क्योंकि हमने इसको जाना कि उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, तो हमारी माँ के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। हमारी नसों में जो खून दौड़ता है, जो जल दौड़ता है, वो सब उनकी देन है। इसलिए हम लोगों ने उनको पूजनीय बनाया और उनको हमेशा सहेज कर रखा। हमारे जो तालाब हैं, हमारी इवन फरीदाबाद में हम लोग बड़कल हैं, मैं तो सीधा कहता हूँ कि यदि यमुना हमारी माँ है तो बड़कल हमारी मौसी है। लेकिन क्या हालत हो गई हमारी मौसी, तो हमारी मौसी तो मर चुकी है, एक तरह से ऐसा कहना चाहिए। अब उसमें पॉल्यूटेड वाटर भरा जा रहा है, क्या हो रहा है वो एक विषय अलग हो जाएगा। लेकिन हमको ये जानना है कि हमने तालाबों को पूजा है, कुओं को पूजा है और उनको अपनी विरासत में, संस्कृति में जोड़ा। यदि हमारे घर में बच्चा होगा तो भी हम छठी के लिए कुआ पूजन करेंगे। हमारे लिए बारात लेके जाएगा बच्चे की, तो हम लोग तब भी उसको कुएं से, नदी से, किसी जल के स्थान से लेकर शुरू होता है, वहाँ पूजन किया जाता है। ये पूजन एक भाव, एक इस तरह से कि हम उनका सम्मान करते हैं। तो ये जो सम्मान का दृष्टिकोण है पर्यावरण के हर घटक को लेकर, और उसमें सबसे बड़ा घटक कौन सा है आज के परिप्रेक्ष्य में, मनुष्य होता है। इसलिए मनुष्य का व्यवहार कितना सकारात्मक हो जाए, इसके लिए हमारे पास जितने पहलू हो सकते हैं उनको जानने और समझने की आवश्यकता है। शायद वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। हमारे दिल्ली एनसीआर के लोग, जहाँ पर 3-3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हो, 4 हैं हमारे पास, तो भलसवा का हमारे पास है, तुगलकाबाद हमारे पास है, गाजीपुर हमारे पास है और बंदवाड़ी हमारे पास है। तो हम लोग ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारे पास पतन के लिए आज की इस आधुनिक युग में भी कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं, क्योंकि हम लोग भारतीय व्यवस्था को लेकर नहीं चलते। जिस दिन हमारे अंदर भारतीयता हो जाती है तो हमारा जीरो वेस्टेज होता है। वेस्टेज का मतलब होता है कि जब हम लोगों को किसी वस्तु का उपयोग करना नहीं आता, वो हमारे लिए वेस्टेज हो जाती है। इसलिए इस वेस्टेज को रोकने जैसी व्यवस्था हमें करनी होगी। भोजन के लिए हमारे सिंपल सा है, इतना न लो थाली में जितना व्यर्थ न जाए नाली में। ये एक एक करके इन सारे पहलुओं को देखें तो पता लगेगा कि शायद भारतवर्ष में इतना कुछ है कि इतने आक्रमणों के बाद, जैसा बताया कि औरंगजेब का इतना विभत्स काल रहा और ब्रिटिश काल इतना, जिसने तो हमारी शिक्षा को, व्यवस्था को, व्यापार को, सबको ही खत्म करने जैसा काम किया, उसके बावजूद भी इतना बचा हुआ है। तो हम लोग इसको एक बार ठीक से जानेंगे तो शायद हमारे सबके व्यवहार में और अच्छा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इस विषय को लेकर ही ये जो एक शंखनाद, इसको उत्सव कहना चाहिए, क्योंकि भारत में उत्सव चलते हैं, तो उस उत्सव की तरह इसको मनाएं। और हम लोग जो दिल्ली एनसीआर के लोग, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 3.5 करोड़ के आसपास होने को है, तो इतनी पॉपुलेशन यदि एक बार उस शंखनाद को देखेगी, और एग्जीबिशन तो एक लगातार चलने वाला क्रम है जो 3 दिन चलने वाला है, 13, 14, 15, तो वो सब इसमें आए, ऐसा मैं एक आह्वान करता हूँ। हमारा शिक्षा जगत से हम लोग अपेक्षा क्यों ज्यादा करते हैं सामान्य रूप से, क्योंकि वहां पर एक संगठित इतने युवा युवतियां एक साथ पढ़ते हैं, तो उनका विद्यालय को इकट्ठा करने में कोई असुविधा नहीं होती, तो वो सीधा वहाँ विजिट कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन बिल्कुल साथ में प्रगति मैदान का है ही, सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से हम लोग पहुँच के इन सबको देखेंगे। तो मैं मानता हूँ कि शायद हम लोग एक भारत के लिए अच्छा काम करेंगे, और मैं सभी मीडिया वाले साथियों का भी सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। सबको साधुवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक सभी को छोटा सा निवेदन है कि आप सब मीडिया बंधुओं को इस कार्यक्रम में स्वागत है। सनातन राष्ट्र शंखनाद.in इस वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन करके वहाँ आ सकते हैं, और वहाँ भी गेट नंबर 7 पे मीडिया के लिए एक पास रहेगा। इसके लिए आपको आपका प्रमाण, जो मीडिया का जो आपका पहचान पत्र है और आधार कार्ड दिखा के आपको वो पास उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। अब आप जो आए हुए मान्यवर हैं उनसे इस महोत्सव के संदर्भ में आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। सर, जब भी कोई व्यक्ति या सनातनी हिंदुत्व की बात करता है, अपने धर्म की बात करता है, तो विपक्षियों द्वारा या कह सकते विद्रोहियों द्वारा सनातन को लगातार गाली दी जाती है और उन सनातनियों को ट्रोल किया जाता है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए और ये कब थमेगा, ये कब जागेगा हिंदू? देखिए, जो क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं ये कंटिन्यूस चलती, क्योंकि हमारे यहाँ वाद विवाद की परंपरा रहे। वादे वादे जायते तत्वबोध कहा गया है, तो वाद विवाद से ही तत्वबोध को प्राप्त करना सनातन संस्कृति रही है। इसलिए आलोचनाएं होगी, टीकाएं होगी, नैरेटिव सेट किए जाएंगे, लेकिन हमें अपने विचार, सनातन संस्कृति के आधारित
हमें अपना उत्तर देने की आवश्यकता है और वो काम इस महोत्सव के माध्यम से हम कर रहे हैं। हमारे देश में आक्रांताओं का महिमा मंडन किया जाता है। अभी बंगाल में टीएमसी के विधायक ने बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखी है। तो ये कब थमेगा सर? हिंदू कब जगाओगे हिंदू को? या फिर ऐसे जो लगातार डेमोग्राफी चेंज हो रही है देश की, क्या आप ऐसे राज्यों में जाकर करेंगे? हरिद्वार का हाल देख लो, आप उत्तराखंड का हाल देख लो, नैनीताल देख लो। आपका प्रश्न बहुत गंभीर है और महत्व का भी है। वैसे वास्तविकता में देखा जाए तो ये तो जो जमात इस्लामी या जमीयत उलेमा हिंद के उलेमा बैठे हैं उन्होंने तय करना चाहिए, क्योंकि जब बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी तब वो कह रहे थे कि किसी व्यक्ति के नाम से पूरे विश्व में कोई मस्जिद नहीं है। अब ये बंगाल में फिर से बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, तो ये कहाँ से इनका इस्लाम इसकी अनुमति देता है वो तो उन्होंने ही बताना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि वहां पर जो सरकार है वो ऐसी चीजों को अनुमति क्यों दे रही है, क्योंकि हमेशा ये दिखाई देता है कि जब भी हिंदू कुछ करने के लिए जाएगा तो उसे ये तुरंत कहा जाता है कि ये कानून और लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है या इसके बारे में आप ये कर नहीं सकते हैं। राम मंदिर का नारा तक देने पर हमारे यहाँ पर विरोध था। आज भी कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में है, वहां पर जो मोर्चा निकला था उसके अंदर ये नारा देने पर एक सरकारी अधिकारी को बर्खास्त किया गया। तो ये जो चीजें हैं इसमें से ये खुल करके दिखाई दे रहा है कि आपको मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण जिसके ऊपर ये निर्भर होकर के कर रहे हैं, तो वो भूल चुके हैं कि आज हिंदू जागरूक हो रहा है, और जिसका परिणाम है कि आज कई जगह पर सरकार जो है वो अब हिंदुत्व का नारा जो दे रहे हैं उन्हीं के बन रही है। तो इसको भूलना नहीं चाहिए उन्होंने, ये सबसे बड़ी बात है। अब इसमें जागृति के दृष्टिकोण से देखेंगे या जैसे हम कहेंगे, आज एक छोटा सा उदाहरण आप देख लीजिए कि आज पाकिस्तान से जो हिंदू भारत में आ रहा है, वहां से पलायन करके आ रहा है, या बंगाल से भी हिंदू आ रहा है, उनके हालात क्या है? यहीं दिल्ली में मजनू का टीला देख लीजिए, जोधपुर में आप देख लीजिए, उनके लिए वीजा के कितने सारे प्रॉब्लम्स है। अभी मेरे पास जस्ट एक नोटिस आया है, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रविंद्र घोष, जिनको मारने का फतवा वहां पर निकला है, वो अपनी जान बचा करके भारत में आए हैं, तो उनको अब वीजा का उल्लंघन किया, इसके लिए 1 लाख रुपए का अब उनको फाइन हुआ है। तो 1 लाख रुपए की नोटिस उनको चली गई है। और ये रोहिंग्या मुसलमान इतने सालों से रह रहे यहाँ पर, उसका क्या है? उसके लिए हमारे यहाँ से प्रशांत भूषण जाकर के कह रहा है कि नहीं, इनका मानवाधिकार है। अरे भाई, जो भारत का है ही नहीं उसका मानवाधिकार यहाँ कैसे हो गया? भारत सरकार के कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2 बार रेफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन करने से मना कर दिया। इंदिरा गांधी 1956 में, 1967 में हमने 2 बार रेफ्यूजी कन्वेंशन पर साइन नहीं किया। हम रेफ्यूजी कन्वेंशन के सदस्य ही नहीं है, तो ये रेफ्यूजी हमारे देश में क्यों आ रहे हैं? तो ये एक तरीके से इन्वेजन है। वो आ रहे हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस बन रहे हैं, उनके लिए ओवैसी कह रहा है कि आपको दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी तो आप हैदराबाद आइए। हैदराबाद तुम्हारे बाप का है क्या? तुम्हारे घर पर रखोगे उनको? तो ये खुलेआम क्यों कहा जा रहा है? भारत संवैधानिक देश है, यहां पर यदि कोई आना चाहता है तो उसको आने की एक पद्धति है। आपके पास कोई भारत का डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास कोई कार्ड नहीं है यहां पर आने का, घुसपैठी करके आए हैं, तो आपको यहां से निकलना पड़ेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी 4 दिन पहले डिसीजन दिया कि भारत में जो घुसपैठी है उसका कोई मानवाधिकार की चर्चा यहां पर नहीं होगी। उसने कहा जाना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में जाना चाहिए, और जो वहां पर रहने वाले जो हमारे हिंदू है या बुद्धिस्ट है, तो उनके लिए जो सीए एक्ट बनाया गया उसका तो विरोध करने के लिए यहां पर शाहीन बाग में बैठ गए थे सारे। तो वहां पर जो विरोध कर रहे हैं, तो वहां तो हिंदुओं के हालात जो खराब हो रहे हैं उसको तो हम सब देख रहे हैं। इसलिए अभी तो आपके सामने दिगंबर जी ने इतनी बड़ी अपनी वेदना रखी कि जो सनातन की बात कर रहा है वो 35 साल से कश्मीर नहीं जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं कि हम अपने घर तक नहीं जा रहे हैं और वहां से रोहिंग्या आकर के यहाँ पर बस रहे हैं, तो डेमोग्राफी तो चेंज ही होगी। सर, ये जो आपने बात बताई जी, पब्लिक डोमेन में है, सारी चल रही है जी।
अभी यहाँ पे वामपंथ नक्सलवाद की भी बात करी गई है, अर्बन नक्सलियों की आयोजन 5 स्टार होटलों में और अलग अलग आयोजन उनके द्वारा भी तो करते रहे, पर उनके 4 आदमी आके इंडिया गेट पे वो हिडम्बा अमर रहे के नारे लगाते हैं। जी। हिंदू ऐसा क्या कारण है कि इतने बड़े आयोजन केंद्र में सरकार, दिल्ली में सरकार, उसके बाद भी हिंदू विश्वास करके 4 आदमी नहीं इकट्ठे हो रहे उनका विरोध करने के लिए इंडिया गेट पे? वो उनकी सरकार नहीं, वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं, वो कहते हैं सिस्टम में हमारे लोग नहीं, फिर भी उनकी इतनी हिम्मत होती है वो इंडिया गेट पे आके प्रदर्शन कर लेते। और हिंदू के लिए जब सारी इतनी संस्थाएं लग रही है, इतने आयोजन हो रहे हैं, इतनी जन जागृति चल रही है, सरकार है, प्रोटेक्शन है, तो ऐसा क्या कारण है कि हिंदू आंदोलित क्यों नहीं हो पा रहे? ये क्या कारण है इसका? नहीं, इसका एक बेसिक मूलभूत मानसिकता ये होती है कि जहां पर हम कम होते हैं वहां पर हमें संगठित रहने का या असुरक्षितता की भावना होती है। यही हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर की वातावरण हम देखते हैं तो दक्षिण भारत में जाने पर हमें दिखाई देता है कि हिंदी कन्नड़ का विवाद है, हिंदी तमिल का विवाद है, और यही सारे लोग अमेरिका में जाकर के रहेंगे तो सब हिंदुस्तानी करके वहां पर एकत्रित रहते हैं। तो यहाँ पर जो है आज हिंदू अपने आप को उस तरीके से, उसको अब ध्यान में आ रहा है कि परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन हिंदू जो समाज है वो सहिष्णु समाज है, वो खुल करके, यानी वो जो है वो संयम, हमने महाभारत में भी देखा कि कितने सारे अन्याय पांडवों पर हुए। तो संयम जो है, सहिष्णुता जो है वो हिंदुओं का एक बल का स्थान है, लेकिन संयम का अर्थ शून्य नहीं होता है। तो इसलिए इकोसिस्टम का जवाब इकोसिस्टम से तो देना पड़ेगा ना। तो ये हम आप ऐसे क्या कारण है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जब सिस्टम हमारा मतलब सिस्टम है, इस समय कहते हैं हिंदुओं की, राष्ट्रवादियों की सरकार है केंद्र में, दिल्ली में, प्रशासन में, हर जगह, वो इकोसिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो पा रहा कि उनके 4 आदमी आ जाते इंडिया गेट पे प्रदर्शन करते, उनके 4 आदमी कोर्ट में खड़े हो जाते, उनके 4 आदमी बेल देने के लिए? जब यहाँ पर सारे संसाधन हैं, सब कुछ है, बुद्धिजीवी हैं, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे, सब आ रहे, वो इकोसिस्टम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे? वो क्यों नहीं दिख रहा कि इतने बड़े मंच पे, क्योंकि हम लोग वो चीज क्यों नहीं दिखा पा रहे कि एक इकोसिस्टम इस तरह का भी काम करता है? नहीं, इसमें देखिए, इसमें छोटा सा इसको हमें समझना होगा कि अब जिन्होंने वो हर घर से हिड़मा निकलेगा कहा, तो कार्रवाई तो हुई ना उसके ऊपर। आज जो दिल्ली दंगे में जो सम्मिलित थे, जिन्होंने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे दिए, देखिए नारा देना और ये सब कहना एक बार के लिए ठीक है, लेकिन बाकी जो चीजें उसके बाद होती है, आपने फिर बाद में जेएनयू में तो ये नारा नहीं सुना। तो कभी भी कैसे होता है कि ये चीजें उकसा करके जो करने वाले जो है उनको वो सारी चीजें मिल जाती है कि हाँ उकसा करके ये कर दीजिए, लेकिन उसके बाद जो परिणाम होता है, शासन प्रशासन ये सारी चीजों पर जब कार्रवाई करता है तो ये सारी चीजें आगे नहीं रहती है। तो इसलिए वो अपनी एक नई सिस्टम को डेवलप करने के लिए प्रयास करते हैं, यानी हमेशा ये रहेगा ही कि किसी ना किसी के मन में ये और चीप पब्लिसिटी है ना, बहुत सस्ती इससे पब्लिसिटी मिल जाती है। तो इन कारणों से ये ऐसे करने वाले जो है, लेकिन हिंदू समाज उस तुलना में यदि देखेंगे तो आज इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, इतने बड़े उस मंच पर जो है ऑपरेशन सिंदूर में जो सहभागी है, या जो सारे अधिकारी वहां पर आकर के बात करने वाले हैं, जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर था कि कहीं पर वहां पर ऐसे परिस्थिति थी कि वहां पर हिंदू संगठन को कभी सभा करने की भी अनुमति नहीं मिल सकती थी। आज वहां पर रेगुलरली सभाएं चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सभाएं चल रही है। तो ये जो है इकोसिस्टम का जैसे है कि उनके 60 सालों का इकोसिस्टम और अभी 10 सालों का इकोसिस्टम, डिफरेंस होगा इसमें। लेकिन आज ये है कि आप चाहे सोशल मीडिया देखिए, चाहे हर जगह पर देखिए, वातावरण बदला हुआ है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये सारा परिवर्तन तो होगा, तुरंत होगा ऐसे नहीं, लेकिन उनकी संख्या, पहले जो आपने पहले देखा होगा कि जब बुरहान वानी को मारा था तो कितनी बड़ी संख्या में मोर्चा निकला था, और वो जो चीज है बुरहान वानी के समर्थन में मोर्चा, और अब 10 वहां पर 10 लोग आकर के सिर्फ वो हिड़मा घर से निकलेगा, तो हजारों से तो 10 तक आ गए ना। तो ये संख्या तो कम हो ही रही है। तो ये स्पष्टता से है, और जो बाकी बचे जो नक्सलवादी है वो तो सरेंडर कर ही रहे हैं, अब उनके पास बचे कहाँ है।
तो जिनका समर्थन करे ऐसे लोग भी नहीं बच रहे हैं वहां पर। तो ये जो है कि ये एक परिवर्तन की बात है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि जैसे नक्सलवादियों का मन परिवर्तन होकर के वो सरेंडर कर रहे हैं, वैसे जेएनयू के अर्बन नक्सलवादियों का भी मन परिवर्तन जल्दी हो जाएगा। चेतन जी